अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस व्लॉग के अंदर चूँकि हम आपके साथ पहले इंडिया पाकिस्तान की वो कंडीशन जिस दौरान हालात नहायत कशीदा थे और उन कशीदा हालात के दौरान पाकिस्तान के किसी न किसी शहर के अंदर इंडिया के ड्रोन्स आ रहे थे और एक तसलसल के साथ आवाम के अंदर एक मायूसी की फिजा थी कि पाकिस्तान अपना डिफेंस तो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो आंसर नहीं दिया जा रहा। तो उस हवाले से चूँकि हमारे साथ सर शाम आज भी मौजूद हैं और जहाँ से हमने अपनी डिस्कशन को क्लोज़ किया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दौरान ये जो दरमियान आपस में कशीदगी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अचानक से सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर हुआ, इस पर पाकिस्तानी कौम ने जश्न भी मनाया। तो उस हवाले से मैं सर शाम से कहूँगा कि सर सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सीज़ फायर किसके कहने पर हुआ, कैसे हुआ और आया कि ये वाक़तन कंटिन्यू रहेगा या इसको तोड़ दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आज खुश हूँ। मैं पिछली दफ़ा मायूस था, मैंने बताया था कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं मायूस था कि पाकिस्तान को अपना जवाब देना है। आज हम टेक्निकलिटी समझते हैं लेकिन वो जो अंदर के जज्बात हैं उनके ऊपर हमारा काबू नहीं होता। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं थोड़ा सा डिप्रेस था, मैं परेशान था, मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। कशीदगी कम होती जा रही है, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुश्मन की गर्दन का सरिया हमने निकाल के फेंक दिया। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मिली है और बहुत अरसे बाद ये विक्ट्री मिली है। इंडिया का जो इलाकाई सुपर पावर बनने का ख्वाब था, उसकी जो बदमाशी थी, उसको पाकिस्तान ने उठा के इस वक्त दरिया सिंध में, बहरा अरब में गर्क कर दिया। हर तरफ माशाल्लाह खुशी का माहौल है, जीत का मौका है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम खुश है। पाक फौज ने, खुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अवाम की उमंगों की तर्जमानी की है। वो दुश्मन को जवाब दिया है जो हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्यू है कि हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखें और अवाम की मायूसी को दूर करेंगे। तो सर जिन दिनों हमने अपना आखिरी व्लॉग किया था तो इंडिया की तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे और मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान उन्हें सॉफ्ट किल, हार्ड किल दोनों तरह से उन्हें गिराता चला जा रहा था और इस तरह करीब करीब पाकिस्तान ने वो 80 के करीब इंडियन जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए। अच्छा सर, इसमें आपने बताया था कि उन्होंने 110 टोटल परचेज किए जी, तकरीबन 110 के करीब हैरब जो ड्रोन थे उनके पास थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 80 के करीब पाकिस्तान उनके तबाह बर्बाद कर चुका था। तो मतलब मैं एक मोदी जी का और इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे कि यार ये शुक्रिया किस बात का? ये शुक्रिया इस बात का है कि आपने एक बिखरी हुई कौम को इन 15-20 दिनों में दोबारा से इकट्ठा कर दिया। ऐसी मतलब ये कौम अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर, अपनी तमाम पार्टियां बुलाकर, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने इस जंग से हासिल की कि हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सर इसमें ये भी एक क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से पाकिस्तानी अवाम यकजा हो गई है, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है, तो क्या मोदी सरकार भी चूंकि इलेक्शन के लिए ये अपना वफाद करना, इकट्ठा करना चाह रहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में वो फेम मिले और मेरी भी जो कौम है वो इकट्ठी हो जाए, तो वो किस हद तक? वो तो कौम को इकट्ठा करना नहीं चाह रहे थे। मोदी साहब के दौर में आप कोई भी इंडिया में बड़ा टेररिस्ट अटैक देख लें, वो हमेशा तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आती है। ठीक है, चाहे वो ताज होटल वाले अटैक्स हों, चाहे वो पुलवामा वाले हों, चाहे वो पहलगाम वाले हों, मतलब जो भी बड़ा टेरर अटैक है वो सारे का सारा इनकी हुकूमत में होता है और तब होता है जब इलेक्शन करीब आने वाले थे। मोदी साहब शायद उनके इलेक्शन, हाँ, मोदी साहब बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें वोटों से गर्ज है, उन्हें कौम से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, उनकी जो नेचर है, मतलब उनको बुचर ऑफ गुजरात का कसाई कहा जाता है। तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी कौम को छोड़ने वाले नहीं है। इन्होंने तो इंडियन पंजाब के ऊपर मिसाइल चला दिया, इन्होंने तो सिखों को टारगेट कर लिया सिर्फ अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। इसमें ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा ताल्लुक हो, ऐसी सोच कारफरमा नहीं है मोदी साहब की कि वो अपनी कौम को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उनके तो गले पड़ गई है जंग, अवाम उनसे सवाल कर रही है, उनका मीडिया उनसे सवाल कर रहा है कि जनाब आपने हमें कहां लाकर फंसा दिया, इतनी शर्मनाक हार। अच्छा सर, इन हालात के दौरान उन्होंने एक इजलास बुलाया और उसमें उनके पॉलिटिशियन ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि जिन्ना जो है ना वो कब्र में खुश हो रहा होगा, यानी बानी पाकिस्तान वो भी खुश हो रहे होंगे कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो पाकिस्तान की वजह से होते हैं। हालांकि पाकिस्तान के इलेक्शन की मैं इंडिया की वजह से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती कि मोदी सरकार जब भी वोट लेता है वो पाकिस्तान की अगेंस्ट होकर या मुखालफत की नाम पे लेता है।
तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? सर पाकिस्तान, यकीन करें कि मैंने कुछ अर्सा पहले डिस्कस किया था कि मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में भी अपने जो मेहमान होते हैं उनसे बात डिस्कस करता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी नाकाम नजर आ रही थी। ऐसी कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर बिल्कुल तनहा खड़ा हुआ था। इंडिया का जो नैरेटिव है, इंडिया उसको बेच भी रहा था और दुनिया उसे बाय भी कर रही थी। लेकिन अब यकीन करें कि इन 20 दिनों में पाकिस्तान ने जो सफारतकारी की है वो कमाल की है। और सर इसमें सर पाकिस्तान के तमाम दोस्त खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के नैरेटिव की हिमायत की। खुसूसन मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीन और तुर्की के आवाम का कि इन लोगों ने जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला, और खुसूसन बांग्लादेश भी, कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान के साथ सोशल मीडिया पर खड़े रहे, ये सफारती महाज पर खड़े रहे, इन्होंने असले के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वो बेमिसाल था। क्योंकि इंडिया के साथ सिवाय इजराइल के और कोई मुल्क आकर खड़ा नहीं हो सका। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान ने इस वक्त ना सिर्फ इंडिया को मात दी है, पाकिस्तान ने इजराइल को मात दी है, पाकिस्तान ने फ्रांस को मात दी है, और पाकिस्तान ने S-400 तबाह करके रशियन टेक्नोलॉजी को भी मात दी। सर लेकिन इसमें क्वेश्चन तो ये बनता है कि मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी होना ये कमाल नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, इस जंग ने साबित किया है। टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले अफराद का होना उस मुल्क के अंदर, ये मेरे ख्याल में ज्यादा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चीजों की जरा डिटेल की तरफ जाऊं, अगर मुझे अब थोड़ा सा टाइम। ठीक है सर, होता यह है कि रात को इंडिया की तरफ से कुछ मिसाइल दागे जाते हैं। ठीक है। और ये मिसाइल हिट करते हैं पाकिस्तान की एयर बेसिस को थ्रू आउट पंजाब, मतलब थ्रू आउट द कंट्री हम बात करें तो पाकिस्तान की एयर बेसिस को हिट करते हैं। और ये ब्राह्मोस मिसाइल है। ये मिसाइल इंडियन साख्ता नहीं है, बल्कि ये जॉइंट वेंचर था इंडिया और रशिया का। इनमें से कुछ मिसाइल अपने टारगेट्स पे हिट करते हैं और कुछ अपने टारगेट्स आगे चले जाते हैं, कुछ को पाकिस्तान इंटरसेप्ट करता है और कुछ टारगेट्स को हिट कर जाते हैं, और कुछ नुकसान होता है हमारी बेसिस में, मतलब वाजबी सा नुकसान होता है। कोई ऐसा सीरियस नुकसान नहीं है जो कि पाकिस्तान के ऑपरेशनल मामलात में खलल डाल सकता। तो उसी दिन सुबह नमाज फजर के बाद पाकिस्तान बनियानुल मरसूस के नाम से, सीसा पलाई दीवार के नाम से अपना जवाबी जो है वो एक्शन जो है वो देता है, रिएक्शन देता है। अब ये रिएक्शन हमारा ड्यू था, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ ड्यू था। इंडिया ने रेड लाइन तो उसी दिन क्रॉस कर ली थी जिस दिन हमारे सिविलियन आबादियों पे टारगेट किया गया था, जिस दिन हमारे बच्चों को शहीद किया। अच्छा सर, वैसे इसमें एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि बुनियानुल मरसूस चूँकि कुरान मजीद की आयत मुबारक भी है, और फल मुगीरात सुबह चूँकि उन घोड़ों की भी कसम कुरान मजीद में खाई गई है कि जो सुबह के वक्त हमला करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाक आर्मी ने वाक़तन यानी दीन इस्लाम और कुरान मजीद की रोशनी में ये जो स्टेप लिया है, तो इसमें बड़ा खूबसूरत एक साफ़ी तजिया कि उसने कहा कि कुरान मजीद के 2 अल्फाज को अगर पाकिस्तान ने लिया है तो अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी दी है। अगर हम पूरे कुरान को ले लें तो कितनी ज़्यादा। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पर भी हमारे DGI साहब ने और इसी तरह इंडियन आर्मी के तरफ से जो उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सर इन दोनों का तकाबुल इस हवाले से आपका क्या तज्जिया है? क्योंकि दोनों तरफ से ना बहुत सारी, देखें जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आपकी बात मैं काट रहा हूँ, लेकिन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट की वजह से थोड़ा सा मैं इसको ज़रा डिस्कस करता हूँ। देखिए जी, एक तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ट्राई सर्विसेज चीफ की तरफ से और DGI की तरफ से, वो एक तरह से एक विक्ट्री स्पीच थी। ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपके DGI बैठे हुए थे, वो लाइटली सवालों के जवाब दे रहे थे, क्या लग रहे थे, और आपके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब जिस तरीके से उन्होंने बाकायदा से सिमुलेशन दिखाई, उन्होंने वीडियो प्रूफ दिखाए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडियन की तरफ से जो प्रोजेक्टाइल्स थे मिसाइल्स के वो दिखाए, पाकिस्तान ने कैसे इंटरसेप्ट किया, फिर पाकिस्तान का हमला कैसे हुआ। और इस सारे मामले में और जो बात बहुत कम डिस्कस हुई वो पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा साइबर अटैक था। आपको मैं कुछ बातें बताता चलूं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग है ना, ये दुनिया की तारीख की सबसे पहली ड्रोन्स की जंग है। इससे पहले ड्रोन्स की जंग नहीं देखी गई, कहीं पर भी नहीं देखी गई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग अब एक नए फेज में दाखिल हो गई। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं रह गया कि जिसमें फौजें सामने जाएंगी, संगीनों वाली बंदूकें उठाएंगी, एक दूसरे को मार रहे होंगे। कांसेप्ट ही टोटली चेंज। जंग की जो ज्योग्राफी है इस मामले की वही बदल दी गई। अब जंग मिसाइल्स की है, जंग ड्रोन्स की है, जंग एयरफोर्सेस की है। तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ा, शायद मैं तो कहूँगा तारीख का सबसे बड़ा जो साइबर अटैक है वो इंडिया के ऊपर किया। इसमें याद रखिएगा कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी चाइना के। पाकिस्तान ने उनके मिलिट्री सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स को जैम करने के लिए। पाकिस्तान ने, अब याद रखिएगा ये जो मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि यार इंडिया मिसाइल मार रहा है, पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसे
ठीक है, पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं मिसाइल मार रहा? अपने डिफेंस रीजन ये थी कि इंडिया की बेसिकली प्लान ये था कि पाकिस्तान को उकसाया जाए, वो मिसाइल्स अपने यूज करें और इन मिसाइल्स के जरिए हमें अपने एंटी जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे उनकी जो है वो लोकेशंस ट्रेस हो सके और उनको टारगेट किया जा सके। पाकिस्तान ने बड़े तहमुल का मुजाहरा किया कौम की तरफ से, बहुत प्रेशर का पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त किया और आखिरकार इंडिया जो है वो अपने कूल जो है ना उसको खो बैठा, अपने नर्व्स खो बैठा। उसने ब्रह्मोस फायर किए आदमपुर से, ठीक है, और वहां से लोकेशन को पाकिस्तान ने ट्रेस किया और जब एक दफा ट्रेस हो जाए तो जैसे उनके मिसाइल्स पाकिस्तान में टारगेट्स पे आ गए थे 3000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार, अब हिसाब लगा लें कि कोई भी सरफेस से अर्थ पर कोई भी मतलब कोई चीज मतलब एयर से जमीन पर जब मारी जाती है तो उसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो फिर उनके लिए भी पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिसने S-400 को जाके टारगेट किया और वो $1.5 अरब की एक पक्की इंडिया की जड़ों में बैठ गई। अब ये वो पॉइंट था, अब हम कह रहे हैं सीज फायर की तरफ कहां से चले गए, ठीक है, ये वो पॉइंट था जब इंडिया भागा अमेरिका की तरफ, यार हमें बचाओ, पाकिस्तान से बचाओ, इन्हें रोको। अच्छा सर, एक चीज इसमें ये बताएं कि अमेरिका ने तो स्टार्ट में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया, एकदम से फिर अमेरिका और सऊदीया का एक्टिव होना, ये किस चीज की, आप इस पे अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? क्योंकि एकदम से अमेरिका, जनाब ट्रंप ने कहा जी मैं किरदार अदा करने को तैयार हूं, उससे पहले तो वो कोई किरदार नहीं था। जेडी वैंस ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, और ट्रंप का बड़ा कैजुअल एटीट्यूड था प्रेसिडेंट ट्रंप का कि ये 1500 साल पुराना मसला है, वो खुद ही हल कर लेंगे। ठीक है, अब जब हम खुद हल करने के लिए गए तो अचानक से अब एक खबर ये उड़ती चली आ रही है सोशल मीडिया पे और ये तमाम जगह पे कि पाकिस्तान शायद एटम बम इस्तेमाल करने वाला था। ये खबर लायक होगा, हाँ, जिसकी वजह से ट्रंप फौरन से भागा, पूरी रात अमेरिकन ने इंगेज किया रखा इंडियंस को और सऊदीज ने इंगेज किया रखा पाकिस्तान को। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सऊदीज इन्वॉल्व होंगे, मैंने आपको बताया था सऊदीज इन्वॉल्व होंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था अब सऊदीज इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान इंडिया से अपनी बातें मनवाएगा। अब याद रखिएगा ये सीज फायर भी पाकिस्तान की शराब पे हुई है, पाकिस्तान ने कहा था कि हम बदला लेंगे, बदला लिए बगैर कोई सीज फायर। लेकिन सर इसमें सीज फायर के लिए कह रहे हैं कि अप्रोच अमेरिका को इंडिया ने किया। सर इंडिया ने किया, हमने नहीं किया, जो अमेरिका की तरफ से हम कैटेगोरिकली ये बात एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने बिल्कुल किसी को अप्रोच नहीं किया कि आए और हमारी आगे सुलह कराएं, हमारी जान। और सर इसमें DGSPR साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, उन्होंने कहा कि इंडिया हमारी तरफ से आंसर ड्यू है, जब हम आंसर करेंगे तो दुनिया आएगी। सर हमने आपको ये बताया, इसमें मेरे ख्याल में हमारा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वो पाकिस्तान आर्मी ने Day 1 बता दिया था कि भाई हमारी तरफ से जो जवाब आना है उसका वक्त भी हम तय करेंगे, उसकी जगह भी हम तय करेंगे, वो दिन भी हम तय करेंगे और वो दुनिया बताएगी और आप खुद बताएंगे कि वो जवाब कैसा था। तो वो डेफिनेटली दुनिया ने जवाब देख लिया दुनिया ने। लेकिन अब मसला ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई एटम बम इस्तेमाल करने जा रहा था? जो सऊदीज इन्वॉल्व हुए, अमेरिकन इन्वॉल्व हुए, पहली बात तो ये कि सऊदीज को इन्वॉल्व करने वाले अमेरिकन से ऐसी, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं। पिछले दिनों जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा इंडिया के दौरे पर गए, पहले वो आदिल जवाहरी साहब, तो वो पहले इंडिया के दौरे पे गए। अब इस बात को जरा समझिएगा, इंडिया उस वक्त अपनी ताकत के नशे में था, पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था, सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था, तो उन्होंने उनको अच्छा खासा ह्यूमिलिएट किया। उनका जाएं जी आप अपना काम करें, जाके समझाएं उन्हें कि वो जंग अगर जवाब देंगे तो उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये जयशंकर साहब की गर्दन में उन्होंने कहा ना सरिया निकाल दिया, जब मैंने स्टार्ट में बात की तो गर्दन में वो सरिया था। तो सऊदीज के लिए ह्यूमिलिएटिंग था कि यार ये किस तरीके से हमारे साथ बात करें। और जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत के साथ उनकी बात सुनी, उन्हें समझाया। उन्होंने कहा जी आप हमला ना करें, तो पाकिस्तान ने बताया कि हमारी तो इंटेग्रिटी का सवाल है, हमारे ऑनर का सवाल है, हमला तो हमें करना पड़ेगा। तो सऊदीज को पता चला कि हमें जो इज्जत दी जा रही है, हमारा भाई कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। भाई भाई होता है, दुश्मन दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन है। तो ये मामला कुछ क्लियर हुए। उसके बाद जब सऊदीज ने पाकिस्तान को अप्रोच किया तो पाकिस्तान की तरफ से अगेन यही जवाब था कि भाई हम अपना जो है वो बदला लेंगे और उसके बाद फिर अगली बात सोचेंगे। तो वो 5 घंटे पाकिस्तान को, मैं तो ये कहूंगा कि एक विंडो मिली है और पाकिस्तान ने उसमें बुनियाद मरसूस के नाम से अपने ऑपरेशन का आगाज किया। और इंडिया को आप यकीन करें कि 5.5 घंटे वाकई जूते मारे गए, ऐसी जूते मारे गए हैं। सर वैसे पाकिस्तान की तमाम यानी हुकूमत को भी, आर्मी को भी, अफवाज बैरी बरी जितनी भी हमारी अफवाज हैं उन सबको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक अच्छा खासा जो प्रेशर है उसको अफोर्ड किया और अपना आंसर फिर भी। सर मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने तो गुज़श्ता 4-5 दिन अपने नेशन का जिस तरीके से प्रेशर बर्दाश्त किया, सबसे बड़ा प्रेशर तो वही था इनके ऊपर। बाहर वाले प्रेशर को तो हम देख ही नहीं रहे थे, बाहर वाला प्रेशर तो हम देख ही नहीं रहे थे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दोस्त खड़े हुए थे। वो जिस तरीके से कौम का प्रेशर, कुछ आपको पता है
है कि ज़मीर फरोशों ने जिस तरीके से फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से हल्ला मचाई रखा है, तो वो तो हमारे कुछ साथी भी बोली वही। सर मैं ये तो बता रहा हूँ, बहुत सारे ज़मीर फरोश लोग ऐसे थे कि जो कि इस वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ बात करते चले आ रहे थे। तो अगेन मैं अपने क्वेश्चन तरफ आता हूं, दरमियान में रह गया कि पाकिस्तान वाकई एटम बम इस्तेमाल करने वाला था, तो इसका सिंपल वन वर्ड आंसर है नहीं। एटम बम इस्तेमाल करना बहुत आखिर की ऑप्शन है। पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है, हम एक इंतहाई जिम्मेदार कौम है, हमारे जो एटमी असासे हैं वो बाकायदा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, इंतहाई महफूज हाथों में है। तो पाकिस्तान बिल्कुल भी एटम बम इस्तेमाल करने नहीं जा रहा था। इंडिया के लिए जो उनकी शिकस्त पर मोहर साबित हुई है वो S-400 की तबाही थी। देखिए पाकिस्तान ने इस जंग में इंडिया को हराया नहीं है, पाकिस्तान ने उनके गरूर को तोड़ा है, पाकिस्तान ने उनकी अना को चोट पहुंचाई है। दो चीजें उनका गरूर थी, एक राफाल्स और एक S-400, और पाकिस्तान ने दोनों को धो के रख दिया। अच्छा सर, इसमें एक जंगी पॉलिसी ये बताएं, क्योंकि अगर हम इंडिया के मीडिया चैनल्स को भी ओपन करते हैं, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को ओपन करते हैं, तो वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अपने दावे कर रही है, यहाँ पर कुछ अपने दावे कर रही है, लेकिन पब्लिक की तरफ से गिला शिकवा ये आता है कि ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है। तो इस पर थोड़ी सी जंगी स्ट्रेटेजी बताएं कि इस मौके के ऊपर क्या सब सच बोला जाता है? सर पहली बात अब्दुल्ला साहब याद रखिएगा, तारीख जीतने वाले की लिखी जाती है। बिल्कुल ऐसे। और जंग में जीतता वो है जो कि आखिरी गोली चलाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जिसने आखिरी गोली चलाई है फाते वो है। इस वक्त आखिरी मिसाइल पाकिस्तान ने फायर किया, पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन पे सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ही का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में माना जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और आपने उनके जो ट्राइस फोर्सेस या चीफ उनके बैठे हुए थे, उनकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उन्हें देख के लगता है कि वो लोग हार चुके हैं, वो असाब की जंग हार चुके हैं, वो हाँ शिकस्त खुर्दगी है उनके ऊपर, इंतहाई मायूसी है, दे वर फीलिंग वेरी बैड। देखें वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल आर्मी चला रहे हैं, ठीक है, हर चीज उनके पास मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने धूल चटाई है, दे वरंट एक्सपेक्टिंग, वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना शदीद जवाब देने वाला है कि जो कि उनकी जड़ों को हिला के रख देगा। सर एक बड़ा पूरी की पूरी उनकी वार डॉक्ट्रिन पाकिस्तान ने चेंज करके रख दिया। इंडिया को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। उनकी जो मोनोपोली थी वो इस इलाके को कब्जा करने जा रहे थे, और एक अखंड भारत का ख्वाब को पता है, सेंट्रल एशिया तक का नक्शा उन्होंने जारी कर दिया था। और वो मतलब मोदी का जो आइडियल है नेतन्याहू है, इजराइल रोल मॉडल उसका, तो पाकिस्तान ने दोनों के बखिए उधेड़ के रख दिए।